नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों संज्ञा एक छोटा टॉपिक भले ही है, लेकिन एक प्रश्न आपके एग्जाम में इससे जो है पूछा जाना है। और मैं बता दूं, कोई भी ऐसा टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों संज्ञा की बात करें, संज्ञा कहते किसे हैं, तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखे हुए शब्द जिसके माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव या स्थान का बोध हो। मतलब कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग करके आप किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जाति, किसी या फिर कोई भाव, मतलब कि हमारे अंदर की जो फीलिंग है, जो भाव है, उसको हम जो है कि उस विशेष शब्द के माध्यम से उसको हम पुकारते हैं, तो वही हमारा क्या है, संज्ञा है। ये बिल्कुल साफ सुथरी और एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। अदरवाइज ये किताबी भाषा है, वह शब्द जिसके माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, है ना, और उसके बाद भाव अथवा स्थान का बोध हो, वही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब देखिए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। पहला हमको पढ़ना है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि ऐसा शब्द जिसके माध्यम से हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या क्या है? विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, इनका अगर बोध हो रहा है किसी ऐसे शब्द से, तो वो हमारा किसमें चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जैसे हमने लिखा राम, हमने लिखा राम, श्याम और सीता। देखिए व्यक्ति की जब हम बात करेंगे तो पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं व्यक्ति में, ठीक है ना। बहुत लोग व्यक्ति को सोचते हैं कि केवल पुरुष से जोड़ करके देखते हैं, तो व्यक्ति में हमारे दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने लिख दिया रीता, ये सभी के सभी जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब इसके बाद हम ले लेते हैं स्थान। जैसे मैंने लिखा गोरखपुर, मैंने लिखा गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, ये सभी क्या है, ये सभी जो है स्थान हो गए। अब इसके बाद हम वस्तु ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कलम, कलम क्या है, एक वस्तु है। मैंने हाथ में क्या ले रखा है, मार्कर, ठीक। मैं किस पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं। किस पे लिख रहा हूं, बोर्ड। ये सभी एक वस्तु है, ये सभी क्या है, वस्तु है। तो ये सब के सब हमारे जो है किस में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब जैसे कि इसमें कुछ नदियों के भी नाम आ जाएंगे, जैसे गंगा, ठीक, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सभी क्या है, नाम है विशेष नदी का। हर एक नदी को तो हम गंगा नहीं कहते हैं, है ना। प्रत्येक नदी का अपना अपना नाम है, तो हर एक नदी का जो नाम है वो किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है आ जाएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया हिमालय, हिमालय, हिमालय एक नाम है, किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैंने लिखा एटलस, मैंने लिखा यूराल, ये सभी किसमें आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा इसी से रिलेट करता है, इसी से रिलेट करता है। यहां पे हम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का हम जो है कि बोध करते थे, लेकिन यहां पे उस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के सारे समूह का हम बोध करेंगे। जैसे समझिए बात को, जैसे कि मान लीजिए राम श्याम, क्या राम श्याम क्या है, दोनों पुरुष हैं। तो अगर हमने यहां पे लिखा पुरुष, हमने लिखा यहां पे पुरुष, तो पुरुष क्या है, पुरुष एक सभी लड़कों के समूह को बोध कर रहा है। यानी इसके परिभाषा की हम बात करें तो ऐसा शब्द जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जाति के व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के संपूर्ण जाति का हम बोध करते हो, मतलब संपूर्ण जाति का। हमने पुरुष बोला तो इस समय आपके जितने भी लड़के हुए सभी आ गए, चाहे मैं हुआ, चाहे आप हुए, कोई भी, जो भी लड़के मतलब हैं, सारे के सारे किसमें आ गए, पुरुष में आ गए। मैंने लिखा महिला, जितनी भी महिलाएं हैं सब किसमें आ जाएंगी, इस महिला के अंतर्गत आ जाएंगी। अब जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा नदी, मैंने लिखा नदी, मैंने यहां नाम नहीं लिखा है, मैंने लिखा नदी। तो इस नदी के लिखने मात्र से जो है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियां हैं
सब कुछ मैंने जो है बोध कर दिया है इसी के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा पर्वत, मैंने लिखा पर्वत, तो पर्वत बोलते ही एटलस, हिमालय, जितनी भी हमारी पर्वतें हैं सब आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा लेखक, मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने यहां पे नाम नहीं लिखा है कि भारतेंदु या फिर प्रेमचंद, मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा लेखक। लेकिन लेखक लिखने मात्र से मैंने उन सभी लेखकों के नाम ले लिए कि जिन्हों जो लेखक एक व्यवसाय है, क्या है, एक व्यवसाय आप कह सकते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत में आता है ना। तो जितने भी लोगों का व्यवसाय लेखक है वो सारे लोग जो है कि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा शिक्षक, तो मेरे शिक्षक लिखने मात्र से जितने भी टीचर हैं सबके सब इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं हुआ, अंकित घोटी, विवेक सर, जितने भी टीचर हुए सब के सब इसमें आ जाएंगे केवल शिक्षक मात्र लिखने से। तो इसी तरीके से हम एक और लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा वर्षा, भूकंप, ज्वाला मुखी। इसके अलावा मैंने लिखा पशु, पक्षी। ये सभी क्या है, ये सभी मैंने जातियों का बोध कर दिया है। मात्र मैंने पशु बोला है, मैंने क्या बोला, पशु, मैंने पशु बोला है, मैंने किसी पशु का नाम नहीं लिया। तो मैंने मेरे पशु बोलने मात्र से ही गाय बैल जितने भी पशु हैं सब इसमें आ जाएंगे। पक्षी बोलने मात्र से जितनी तरह की चिड़ियां हैं, जितने तरह के पक्षी हैं, सब के सब इस पक्षी के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है आता है। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा को हम देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है कि ऐसा शब्द जिसके माध्यम से किसी द्रव्य का बोध होता हो, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी द्रव्य का बोध होता हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में जितने भी एग्जाम्पल मैं लिखूंगा उसे आप गिन नहीं सकते, उसे आप गणना नहीं कर सकते, उसको आप माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गणना नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा चांदी, मैंने लिखा चांदी, सोना, हीरा, ठीक। क्या आप चांदी को गिन सकते हो? नहीं। आप इसको तौल सकते हो, माप सकते हो कि हाँ 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 6 ग्राम है, लेकिन गिन नहीं सकते ना। सोना को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। आप इसको तौल सकते हैं कि हाँ इतने ग्राम है। हीरा का भी वही हिसाब किताब है कि आप इसको गिन नहीं सकते हो, आप इसको तौल सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे दूध, मैंने लिखा दूध, खीर, ठीक, उसके बाद पानी, ठीक है ना, उसके बाद मैंने लिखा घी, दही। ये सभी क्या है, इन सभी जितने भी ये हैं ये सभी द्रव्य का बोध कर रहे हैं। मतलब कि इसे आप गिन नहीं सकते, आप द्रव्य को जो है गिन नहीं सकते हो। अब मैंने दूध को लिया, दूध को आप गिन सकते हो कि हाँ एक है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके गिन सकते हो? नहीं। आप उसे तौल सकते हो, आप लीटर में बता सकते हो, आप उसको ml में बता सकते हो। खीर की बात करें, इसको आप तौल सकते हो, पानी को तौल सकते हो, घी को तौल सकते हो, दही को तौल सकते हो, गिन नहीं सकते। तो इसमें वो पदार्थ आते हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है ना। अब अगला हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अब दोस्तों देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा को। ऐसा शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संपूर्ण समूह का बोध होता हो, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, हमको एग्जाम्पल ही समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमको पकड़ना है कि कौन सा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हमने लिखा जनता, हमने लिखा जनता, तो जनता में पूरी भीड़ आ जा रही है, पूरा एक समूह आ रहा है। उसके बाद हमने लिखा सेना, सेना में क्या है, जवानों का एक समूह आ गया। मैंने लिखा पुलिस, तो ये क्या हुआ, ये पूरे जवानों का एक समूह है जो कि पुलिस के नाम से जानते हैं। पुलिस किसी एक पर्सन को नहीं कहते हैं। आप लोग जैसे कहते हैं ना पुलिस जा रहा, वो गलत होता है। आप पुलिस नहीं कह सकते हो। पुलिस हम तब कहेंगे जब पूरी समूह में जा रही हो, पूरे 4-5 जवान हो और एक साथ जा रहे हो, तो वो हमारा जो है पुलिस कहलाएगा। इसके बाद मैंने लिखा पुंज, पुंज मतलब किरणों की पुंज, आप कहते हो ना किरणों की पुंज, तो किरणों का समूह, ठीक है ना। इसी तरीके से गुच्छा, अंगूर का गुच्छा यानी अंगूर का
समूह। तो ये शब्द जो है कुछ इस प्रकार से शब्द होते हैं जो कि हमारे किसमें आते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी कि यहाँ पे हम पूरे समूह की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे किसी एक आदमी की हम बात नहीं करेंगे। अब भाववाचक संज्ञा देखिए किसे कहते हैं, ऐसा शब्द जिसके माध्यम से भाव, दशा, गुण, ठीक है, भाव, दशा, गुण, धर्म और इत्यादि काम जो होते हैं उनका हम बोध करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने लिखा सुख, दुख, ठीक है। इस समय भी आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या था, इसकी गणना जो है हम नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे इसकी गणना। ठीक उसी प्रकार इसकी भी गणना हम नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत ज्यादा जो है खुशी मिली है, मैं यहां लिख देता हूं खुशी, मैंने यहां लिख दिया खुशी, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो कि आपको 10 ग्राम खुशी मिला, 50 ग्राम खुशी मिला या 1 किलो खुशी मिला? नाप सकते हो उसको? नहीं नाप सकते। आप केवल इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, केवल बता सकते हो, केवल आप जो अभिव्यक्त कर सकते हो कि मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन आप इसको नाप नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार दुख भी है, आप तौल नहीं सकते कि भैया कितना दुख मिला है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आप और भी, जैसे बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा हो गया। इसके बाद आपका जो है आ गया, मान लीजिए लोभ, धैर्य, ठीक है ना। ये सारे शब्द जो है आपके किस में आ जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। यानी कि ऐसे शब्द जिसका हम अनुभूति करते हो, जिसका हम फील करते हो, मतलब इंग्लिश में आप कह सकते हो उसको, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि भाव, यहाँ पे भाव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ऐसा शब्द जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने सुख, दुख, ठीक है, गुण, दशा इत्यादि का बोध करता हो, क्या कहलाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये पांचों संज्ञाएं जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और इससे जो है कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनना है। छोटा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कैसा लगा ये वीडियो हमारा आज का? उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।